एक सवाल है जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा है बताइए। कि क्यों कुछ लोग जिनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है वो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते। और वहीं कुछ दूसरे लोग जो शायद उतने गिफ्टेड नहीं होते, वो कमाल कर जाते हैं। बिल्कुल, हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है अपने आसपास। सही बात है। और आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, एंजेला डकवर्थ की ग्रिट, वो मेरे ख्याल से इसी गुत्थी को सुलझाने का दावा करती है। और ये दावा किसी ऐरे गहरे का नहीं है। एंजेला डकवर्थ एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक है, एक साइकोलॉजिस्ट। हाँ, उन्हें तो मैकार्थर जीनियस ग्रांट भी मिला है ना। जी हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि उनके अपने पिता, जो खुद एक वैज्ञानिक थे, बचपन में अक्सर उनसे कहते थे, तुम कोई जीनियस नहीं हो। अच्छा। तो एक तरह से ये किताब उनकी पूरी जिंदगी के काम का, उनकी रिसर्च का निचोड़ है। ये साबित करने के लिए कि सफलता का राज सिर्फ जीनियस होने में नहीं है। तो फिर ये किताब असल में है किसके लिए? क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या एथलीट्स के लिए? नहीं, मुझे लगता है ये हर उस इंसान के लिए है जो किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहा है और कभी ना कभी उसे छोड़ देने का मन करता है। चाहे वो कोई बिजनेस शुरू करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या बस एक बेहतर पेरेंट बनना हो। मतलब किसी भी लंबी दौड़ के लिए। बिल्कुल, ये किताब उस टिकने की शक्ति के बारे में है। डकवर्थ इसी को ग्रिट कहती हैं, यानी किसी लंबे लक्ष्य के लिए जुनून और लगन। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। एकदम सही, ये एक मैराथन है। ठीक है, तो इस ग्रिट को असल में समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद वो जगह है जहां डकवर्थ ने अपनी रिसर्च शुरू की थी, वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी। हाँ, वेस्ट पॉइंट। ये कोई आम कॉलेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। वेस्ट पॉइंट अमेरिका की सबसे मुश्किल जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ एडमिशन के लिए आपको लगभग परफेक्ट होना पड़ता है। मतलब बेहतरीन ग्रेड्स, टॉप फिजिकल फिटनेस, और यहाँ तक कि किसी बड़े राजनेता से सिफारिश भी। आप सोचिए, हर साल करीब 14,000 लोग अप्लाई करते हैं और मुश्किल से 1200 चुने जाते हैं। तो मतलब जो भी अंदर गया है वो पहले से ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, क्रीम ऑफ द क्रॉप। हाँ, कागज पर तो यही लगता है, लेकिन असलियत चौंकाने वाली है। वो क्या? इन चुने हुए कैडेट्स में से भी हर 5 में से एक ग्रेजुएशन से पहले ही छोड़ देता है। क्या बात कर रही हैं? इतने मुश्किल से अंदर जाने के बाद? जी, और ज्यादातर तो पहले 2 महीनों की एक टॉर्चर जैसी ट्रेनिंग के दौरान ही हार मान लेते हैं। उसे बीस्ट बैरक्स कहते हैं। बीस्ट बैरक्स? हाँ। नाम से बात चल रहा है। हाँ। ये तो कमाल की बात है। मतलब सेना के सबसे स्मार्ट लोग दशकों से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन टिकेगा और कौन नहीं, और उन्हें जवाब नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था। उन्होंने एक पैमाना बनाया था, उसे कहते थे होल कैंडिडेट स्कोर। होल कैंडिडेट स्कोर? हाँ। इसमें एक कैडेट की हर चीज नापी जाती थी। एग्जाम की स्कोर, लीडरशिप क्वालिटी, फिजिकल एबिलिटी, सब कुछ। ये उनकी प्रतिभा का स्कोर था। ओके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये स्कोर ये बताने में पूरी तरह फेल हो गया कि कौन बीस ट्रेनिंग पूरी करेगा। मतलब जिसका स्कोर सबसे ज्यादा था उसके भी छोड़ने के उतने ही चांस थे? उतने ही चांस थे जितने सबसे कम स्कोर वाले के। प्रतिभा यहाँ काम नहीं आ रही थी। तो एक मिनट, इसका मतलब ये है कि किसी का एसएटी स्कोर या फिजिकल फिटनेस असल में ये नहीं बताता कि वो मुश्किल हालात में टिकेगा या नहीं? बिल्कुल। ये तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल उठाता है, जो सिर्फ इन्हीं चीजों पर फोकस करता है। सही बात है। और यहीं पर एंजेला डकवर्थ की एंट्री होती है। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सा काम किया। क्या किया? उन्होंने कैडेट्स को एक सवालों की लिस्ट दी, जिसे ग्रिट स्केल कहते हैं। इसमें सवाल टैलेंट के बारे में थे ही नहीं, बल्कि लगन के बारे में थे। जैसे मैंने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जिनसे मेरा ध्यान भटका, पर मैं उन पर कायम रही हूँ, या मैं जल्दी निराश नहीं होती। इस तरह के सवाल। और नतीजे क्या निकले? नतीजे हैरान करने वाले थे। ग्रिट उस होल कैंडिडेट स्कोर से कई ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर रहा था कि कौन टिकेगा। अच्छा? जिन कैडेट्स का ग्रिट स्कोर ज्यादा था वे ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे, चाहे उनका टैलेंट स्कोर कुछ भी हो। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि टैलेंट और ग्रिट के बीच कोई खास कनेक्शन ही नहीं था। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत टैलेंटेड हो पर उसमें ग्रिट की कमी हो? हाँ, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। ये तो वो आहा मोमेंट है कि हमारी क्षमता एक बात है और हम उसके साथ करते क्या हैं ये बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए डकवर्थ वो अपने 2 मशहूर समीकरण देती है ना? हाँ, और अगर इस किताब से सिर्फ 2 बातें याद रखनी हो तो वो यही है। बताइए। टैलेंट इनटू एफर्ट इक्वल्स स्किल। ठीक है। इसका मतलब है
आप में किसी चीज का नेचुरल टैलेंट हो सकता है, जैसे अच्छा गाना, लेकिन जब तक आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे, रियाज नहीं करेंगे, वो एक स्किल या हुनर में नहीं बदलेगा। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन दूसरा समीकरण शायद ज्यादा जरूरी है। कहीं ज्यादा। वो है कौशल गुणा प्रयास बराबर उपलब्धि, स्किल इनटू एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट। तो प्रयास दोबारा आ रहा है। हाँ, अब ध्यान से देखिए, प्रयास या एफर्ट दोनों समीकरणों में आता है। डकवर्थ कहती हैं कि उपलब्धि के लिए प्रयास प्रतिभा से दुगुना मायने रखता है। 2 गुना? आपका टैलेंट आपको एक शुरुआत देता है, एक हेड स्टार्ट, लेकिन प्रयास ही है जो पहले उस टैलेंट को हुनर में बदलता है और फिर उस हुनर को असल दुनिया की कामयाबी में। प्रयास 2 गुना मायने रखता है, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो नेचुरल टैलेंट को पूछती है। हम कहते हैं वो तो पैदाइशी सिंगर है या वो तो गॉड गिफ्टेड एथलीट है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डकवर्थ इस पर एक पूरा चैप्टर लिखती हैं। अच्छा। वो एक स्टडी का जिक्र करती हैं जिसमें संगीत के एक्सपर्ट्स को 2 पियानो बजाने वालों के बारे में बताया गया। एक को नेचुरल कहा गया, जिसमें जन्मजात प्रतिभा थी, और दूसरे को स्ट्राइवर यानी मेहनती कहा गया, जिसने बहुत प्रैक्टिस से वो मुकाम हासिल किया था। और दोनों की परफॉर्मेंस बराबर बताई गई थी। हाँ, बिल्कुल बराबर। फिर भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने नेचुरल को बेहतर माना और उसे नौकरी देने की बात की। लेकिन क्यों? इसके पीछे एक गहरा पूर्वाग्रह है, एक बायस है। दार्शनिक नीत्शे ने कहा था कि हम जीनियस लोगों को इसलिए पूछते हैं क्योंकि अगर हम उनकी महानता को कोई जादुई चीज मान लें तो हमें खुद की तुलना उनसे करके छोटा महसूस नहीं करना पड़ता। मतलब ये हमें मेहनत करने की जिम्मेदारी से छुट्टी दे देता है। बिल्कुल। अरे उसमें तो गॉड गिफ्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत गहरी बात है। जब हम किसी को नेचुरल कहते हैं तो हम अनजाने में ही उसकी हजारों घंटों की मेहनत, उसके संघर्ष और उसकी असफलताओं को मतलब एक तरह से मिटा देते हैं। हाँ, हम कहानी का सिर्फ अंत देखते हैं, शुरुआत और बीच का हिस्सा नहीं। और यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। क्या? ये हमें एक गलत संदेश देता है कि अगर आप नेचुरल नहीं हैं तो शायद कोशिश करना ही बेकार है। सही बात है। जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर सफलताएं इसी ग्रिड का नतीजा होती हैं। विल स्मिथ का एक मशहूर कोट है। हाँ, मैंने सुना है। वो कहते हैं, अगर हम दोनों एक ट्रेडमिल पर चढ़ते हैं तो 2 ही बातें होंगी, या तो तुम पहले उतरोगे या मैं मर जाऊंगी। ये है ग्रिड। यही ग्रिड है। ठीक है, तो ये तो साफ है कि ग्रिड जरूरी है, लेकिन क्या इसका कोई डार्क साइड भी है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गलत चीज के लिए जुनूनी हो जाए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे? किसी लक्ष्य से चिपके रहना हमेशा अच्छा तो नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। और डकवर्थ मानती हैं कि कभी-कभी लक्ष्य छोड़ना भी जरूरी होता है, खासकर निचले स्तर के लक्ष्य। जैसे कि शायद आपका एक प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा, उसे छोड़ना समझदारी है। लेकिन ग्रिड का मतलब है अपने सबसे बड़े, सबसे ऊंचे लक्ष्य पर टिके रहना। जैसे मैं एक सफल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा। उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते बदल सकते हैं, पर लक्ष्य वही रहता है। लेकिन हाँ, अगर कोई पूरी तरह से गलत रास्ते पर है और किसी की नहीं सुन रहा, तो वही ग्रिड जिद और बेवकूफी बन सकती है। संतुलन जरूरी है। ये तो थोड़ी निराशाजनक बात है। अगर हमारा समाज मेहनत को कम आंकता है और सिर्फ नेचुरल टैलेंट को पसंद करता है, और मान लीजिए किसी में ग्रिड की कमी है, तो क्या उसके लिए खेल यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, या इसे सीखा भी जा सकता है? और यहीं ये किताब उम्मीद जगाती है। डकवर्थ का सबसे बड़ा संदेश यही है, ग्रिड को विकसित किया जा सकता है। अच्छा, इसे डेवलप कर सकते हैं। हाँ, ये कोई फिक्स चीज नहीं है जो या तो आपके पास है या नहीं है। उन्होंने सालों की रिसर्च के बाद ग्रिड के 4 मनोवैज्ञानिक हिस्से पहचाने हैं जिन्हें कोई भी समय के साथ विकसित कर सकता है। वो 4 हिस्से कौन से हैं? ये है रुचि, इंटरेस्ट, अभ्यास, प्रैक्टिस, उद्देश्य, पर्पस और आशा, होप। इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस और होप। ठीक है, तो इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है रुचि या इंटरेस्ट। मुझे हमेशा लगता था कि जुनून या पैशन तो बस एक दिन अचानक मिल जाता है, जैसे कोई बिजली गिरती है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। डकवर्थ कहती हैं कि जुनून की शुरुआत किसी चीज को पसंद करने से होती है, लेकिन उसे खोजना और विकसित करना एक लंबी प्रक्रिया है। मतलब कोई एक सच्चा जुनून जैसी चीज नहीं होती? नहीं, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। आपको चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं, खोजना पड़ता है। ये एक डेटिंग की तरह है, पहली नजर के प्यार की तरह नहीं। आप अलग अलग चीजों से मिलते हैं और फिर किसी एक के साथ रिश्ता गहरा होता है। ठीक है,
ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट समझ आया। दूसरा है अभ्यास या प्रैक्टिस, और यहाँ आप सिर्फ घंटों तक प्रैक्टिस करने की बात नहीं कर रही हैं। नहीं, यहाँ बात हो रही है एक खास तरह के अभ्यास की, जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस या सुद्देश्य अभ्यास कहते हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस? हाँ, ये वो अभ्यास है जो एक्सपर्ट्स करते हैं। इसमें 4 कदम होते हैं। ओके, क्या है वो 4 कदम? पहला, अपनी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा चुनें जिसे आप सुधारना चाहते हैं और एक बहुत साफ लक्ष्य बनाएं। दूसरा, उस पर पूरा ध्यान और जोर लगाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ठीक है। तीसरा, आपको तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए कि आपने कैसा किया। और चौथा, उस फीडबैक के आधार पर सुधार करें और फिर से कोशिश करें। क्या इसका कोई आसान सा उदाहरण है? बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला उदाहरण थोड़ा पुराना लगता है। एक मॉडर्न उदाहरण लेते हैं, वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स दिलचस्प है। सोचिए, कोई गेमर एक मुश्किल लेवल को बार बार खेलता है। वो सिर्फ मजे के लिए नहीं खेल रहा, वो एक खास मूव या दुश्मन के पैटर्न पर ध्यान लगाता है। ये हो गया स्पष्ट लक्ष्य। जब वो हारता है तो उसे तुरंत पता चलता है कि क्या गलत हुआ। ये है फीडबैक। और फिर वो अपनी स्ट्रेटजी बदलकर दोबारा कोशिश करता है। बिल्कुल, यही डेलिब्रेट प्रैक्टिस है, बस हमें इसे जिंदगी के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल करना है। और ये थका देने वाला भी होता होगा। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में ही थका देने वाला लगता है, और सच भी यही है। डकवर्थ बताती हैं कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर भी दिन में 3 से 4 घंटे से ज्यादा डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये मानसिक रूप से बहुत ड्रेनिंग है, बहुत थका देता है। ये उस फ्लो की स्थिति से अलग है जहां हम काम में खो जाते हैं और समय का पता नहीं चलता। तो फ्लो और डेलिब्रेट प्रैक्टिस में क्या फर्क है? डेलिब्रेट प्रैक्टिस तैयारी के लिए है और फ्लो परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो रुचि और अभ्यास के बाद तीसरा हिस्सा है उद्देश्य या पर्पस। ये थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है भी और नहीं भी। उद्देश्य का सीधा सा मतलब है ये मानना कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता है। मतलब अपने काम को एक बड़े मकसद से जोड़ना। हाँ, वो 3 राजमिस्त्रियों वाली कहानी तो सुनी होगी। एक से पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, ईंटें जोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, दीवार बना रहा हूं। और तीसरे ने कहा, मैं भगवान का घर बना रहा हूं। बिल्कुल, तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीसरे के पास उद्देश्य था। डकवर्थ की रिसर्च दिखाती है कि ग्रिट वाले लोग अक्सर अपने काम को सिर्फ नौकरी या करियर नहीं बल्कि एक कॉलिंग या जीवन का मिशन मानते हैं। और ये उद्देश्य अक्सर दूसरों की मदद करने से जुड़ा होता है। हाँ, ज्यादातर। जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत से दुनिया में कुछ अच्छा हो रहा है तो मुश्किलों में टिके रहना आसान हो जाता है। और चौथा और आखिरी हिस्सा है आशा यानी होप। ये तो बहुत आम सा शब्द लगता है, लेकिन डकवर्थ इसे एक बहुत खास तरीके से देखती हैं। ये वो वाली आशा नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। तो फिर कौन सी आशा है? ये इस विश्वास पर टिकी उम्मीद है कि हमारे अपने प्रयास हमारे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ये हालात पर निर्भर नहीं है, ये हमारे एक्शन पर निर्भर है। अच्छा, ये सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस का ठीक उल्टा है। सीखी हुई लाचारी, ये वही कुत्तों वाला एक्सपेरिमेंट है ना? हाँ, मार्टिन सेलिगमैन का क्लासिक एक्सपेरिमेंट। जिन कुत्तों को ये महसूस कराया गया कि वे बिजली के झटकों से बच नहीं सकते, उन्होंने बाद में मौका मिलने पर भी भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हारना सीख लिया था। बिल्कुल। इसके विपरीत ग्रिट वाले लोगों में सीखा हुआ आशावाद यानी लर्न्ड ऑप्टिमिज्म होता है। वो फेलियर को अस्थायी मानते हैं, स्थायी नहीं। उनका नजरिया होता है, ये काम नहीं किया, चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। हाँ, ये ग्रोथ माइंडसेट है, ये विश्वास कि आप मेहनत से बेहतर बन सकते हैं। तो अगर कोई नौकरी में रुचि खो रहा है तो इस फ्रेमवर्क के हिसाब से उसे शायद नए प्रोजेक्ट्स आजमाने की जरूरत है। हाँ, या फिर अपने काम को एक बड़े मकसद से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो किसी स्किल में अटक गया है तो उसे डिलिब्रेट प्रैक्टिस का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, ये ग्रिट को बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और एक और चीज जो बहुत मदद करती है वो है आपका माहौल। माहौल मतलब? अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जिनमें ग्रिट है, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स टीम हो, आपका ऑफिस हो या आपका परिवार, तो आपके अंदर भी ग्रिट विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रिट संक्रामक हो सकता है। हाँ, ये तो सच है, संगत का असर तो होता ही है, बहुत ज्यादा। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि ग्रिट केवल एक शब्द नहीं बल्कि सफलता का एक शक्तिशाली सिद्धांत है। हाँ, और जिसे सीखा और सिखाया जा सकता है। बिल्कुल। और शायद इस किताब से मिली सबसे बड़ी सीख ये है कि प्रतिभा और उपलब्धि के बीच एक बहुत जरूरी पुल है, और उस पुल का नाम है प्रयास। चलिए इस पूरी बातचीत की कुछ मुख्य बातें दोहराते हैं ताकि वो याद रह जाएं।
जरूर। पहली बात तो ये कि प्रयास प्रतिभा से दोगुना मायने रखता है। डकवर्थ के वो 2 समीकरण हमेशा याद रखने लायक हैं। प्रतिभा गुणा प्रयास बराबर कौशल, और फिर कौशल गुणा प्रयास बराबर उपलब्धि। हाँ, प्रयास 2 बार आता है, इसलिए दोगुना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, ग्रिट सफलता का असली भविष्यवक्ता है। वेस्ट पॉइंट जैसी जगह पर जहां हर कोई टैलेंटेड था, वहां सफलता की भविष्यवाणी टैलेंट से नहीं बल्कि ग्रिट से हो रही थी। सही बात है। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ग्रिट को बनाया जा सकता है। हाँ, ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, इसे उन 4 चीजों से विकसित किया जा सकता है। अपनी रुचि खोजें और उसे गहरा करें। सुद्देश्य अभ्यास यानी डिलिबरेट प्रैक्टिस करें। अपने काम को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ें। और एक एक्शन पर आधारित आशा बनाए रखें। बिल्कुल। और आखिरी बात, चौथी और आखिरी बात, प्रतिभा के मोह से बचें। हमारा समाज नेचुरल्स को पूजता है, लेकिन ये खतरनाक सोच है। ये हमें प्रयास के महत्व से भटकाती है और हमें कोशिश न करने का बहाना देती है। अंत में एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। लेखक टा-नेही कोट्स, जिन्हें भी मैकार्थर जीनियस ग्रांट मिला है, उन्होंने कहा था कि लिखने का मतलब है हर दिन सुबह उठकर अपनी भयानक गलतियों को देखना और फिर अगले दिन उठकर उसे थोड़ा कम भयानक बनाना। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि एक दिन वो अच्छा ना हो जाए। क्या खूब कहा है। मतलब महानता कोई एक दिन का जादू नहीं है। नहीं। शायद महानता किसी जादुई प्रतिभा का नाम नहीं, बल्कि हर दिन बस थोड़ा बेहतर करने की उस अथक और साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया का नाम है। ये हमें डकवर्थ के पिता की उस बात पर वापस ले जाता है, तुम कोई जीनियस नहीं हो। हाँ, शायद हमें जीनियस होने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा और ग्रिट दिखाने की जरूरत है।